आज हम बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। फाइल है ये। तो पहले तो हम एक यहाँ पे एक टेबल देखेंगे जो आपको बनानी है। उस टेबल की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे। हमारे पास दो हैं, किसी से भी हम कर सकते हैं। डार्क मोड लें या वाइट? वाइट मोड दिख रहा है या फिर ये वाला है? ये ज़्यादा सही है। चलो एक सेकेंड। चलो ये वाला ले लेते हैं। अब इसमें देखो, इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं विद ड्रायोपिथिकस। थोड़ा सा अगर मैं इसको छोटा कर दूं, छोटा कहाँ से होता है? यहाँ से छोटा तो नहीं होगा ये। अच्छा, नीचे ड्रायोपिथिकस लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? तो ड्रायोपिथिकस 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 MYA, यहाँ से हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। ये पहला एंसेस्टर था किसका? मतलब कॉमन एंसेस्टर था ऑल एप्स का। सभी एप्स का ये कॉमन एंसेस्टर था, मॉडर्न एप्स का। और कब आया था? यहाँ लिखा हुआ है, नीचे दिख नहीं रहा है, 15 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद रामापिथिकस, ये भी एक एप था, लेकिन ये कैसा एप था बताओ? थोड़ा सा मैन लाइक एप था। ये भी लगभग इसी पीरियड के दौरान आया था। इसके बाद की कहानी कुछ ब्रोकन लिंक्स है। ये जो डॉट 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 बनाया ना मैंने, ब्रोकन लिंक्स मतलब हमको श्योरिटी से कुछ नहीं पता है, पर ऐसा कहा जाता है कि इथोपिया और तंजानिया में, ये अफ्रीका का ईस्ट साइड है टुवर्ड्स इंडिया, जो हॉर्न जैसा निकला होता है ना अफ्रीका में, तो इथोपिया और तंजानिया में ईस्ट अफ्रीकन प्राइमेट्स घुमा करते थे। कब घुमा करते थे? टाइम याद रखेंगे, अराउंड 4 मिलियन ईयर्स अगो, जो शिकार किया करते थे और थोड़ा झुके हुए रहते थे, इरेक्ट नहीं होते थे, है ना? और ये पत्थर से शिकार करते थे या जो भी चीजें थे, और ये नॉन वेज खाते थे या मीट खाते थे। और ये शिकारी जो थे, इनके कुछ अवशेष मिले हैं, लेकिन इन्हीं से जो पहला कंफर्म एविडेंस मिला है हमें, ब्रोकन लिंक्स लिखे हैं यहाँ पे, वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। ये ईस्ट अफ्रीकन प्राइमेट्स के बाद की सिचुएशन है। ये करीब 3 मिलियन ईयर्स अगो आई थी। इसको हम अफ्रीकन एप मैन भी कहते हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन एप एंड मैन, क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स एप वाले थे और कुछ ह्यूमन वाले थे। जैसे सीधा खड़ा होकर चलता था ये, और 4 फीट से ज्यादा इसकी हाइट थी। तो ये ह्यूमन फीचर्स हो गए ना इसके अंदर, लेकिन इसके खोपड़ी में, चेहरे में बाकी फीचर एप जैसे थे। और ये फलाहारी था, यानी क्या खाता था? ये फल खाता था, फ्रूट्स खाता था। और इसके खोपड़े की कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी? 450 सीसी। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जनरली नॉट ऑलवेज, क्रेनियल कैपेसिटी विल इंक्रीज। तो ये जो डेटा यहाँ लिखा है, यही आपको याद रखना है। तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी करीब 450 सीसी। अफ्रीकन एप मैन कहते थे इसको। और ये कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन एप एंड मैन। ये आया करीब 3 MYA। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हैं, लेकिन ऐसे दे दी हैं एक पैराग्राफ में, तो समझ में नहीं आता कि पिछले वाले के लिए बोल रहा है कि अगले वाले के लिए। तो इसको हमने थोड़ा तोड़ के बड़ा कर दिया है। वो एनसीईआरटी में लिखा है वही है ही है, लेकिन थोड़ा सा हमने उसको टेबल वाइज बना लिया। तो ये इसके बारे में कुछ बातें थी। इसके बाद इससे आया पहला मैन, फर्स्ट मैन। फर्स्ट मैन जिसको हम कहते हैं होमो हैबिलिस। हैबिलिस मतलब होता है स्किल्ड या हुनरमंद इंसान। हुनरमंद इंसान क्यों कहा? क्योंकि ये पत्थर के औजार बनाना जानता था, यानी स्टोन टूल्स। टूल और वेपन में फर्क होता है। वेपन तो कुछ भी हो सकता है, पत्थर भी एक वेपन है। तो वेपन तो पहले आ चुके थे, लेकिन टूल, पत्थर के टूल पहली बार किसने बनाए? होमो हैबिलिस ने।
इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी और ये भी वेजिटेरियन था। कुछ किताबों में इसको कैनिबलिस्टिक लिखा हुआ है। कैनिबलिस्टिक मतलब जब इंसान इंसान को ही मार के खा रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। हम इसे क्या मानेंगे? वेजिटेरियन। 2 MY आया था। इसको हैबिलिस मतलब हुनरमंद इंसान, तो इसको स्किल्ड मैन कहते थे। फर्स्ट होमिनिड यही था। मैंने आपको बताया था ये कब अपीयर हुआ था, प्लीस्टोसीन इपोक में। बताया था कि नहीं बताया था? अभी यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन पूछ सकते। फिर इसके बाद इससे आया होमो इरेक्टस। उसकी क्रेनियल कैपेसिटी इससे ज्यादा थी और वो थी करीब 900 सीसी, और ये आया था करीब 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। होमो इरेक्टस दरअसल एक ग्रुप ऑफ फॉसिल्स को कहते हैं जो सेम टाइम फ्रेम के थे, लेकिन अलग अलग जगहों पे पाए गए, जैसे यूरोप में, चाइना में और एशिया पैसिफिक में, जो ये इंडोनेशिया, बाली, जावा, ये जो आइलैंड है ना, यहाँ पर। तो इसलिए होमो इरेक्टस के 3 ग्रुप्स हैं। एक है जावा मैन, एक है पीकिंग जावा मैन जो इंडोनेशिया, बाली वगैरह में मिला था, पीकिंग मैन जो चाइना में जिसके फॉसिल मिले थे, और हिडलबर्ग मैन जो कि यूरोप में, हिडलबर्ग एक जगह है, वहां की गुफाओं में मिला था। तो इसमें क्या होता है कि इसने पहली बार पका के भोजन करना शुरू किया। किसने? होमो इरेक्टस ने। तो पहली बार कुक्ड फूड किसने खाया? होमो इरेक्टस ने। पहली बार सीधा खड़ा कौन हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस नहीं। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी गलत हो जाते हैं। पहली बार सीधा कौन खड़ा था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इरेक्टस आप एकदम से जल्दबाजी में आंसर लगा दोगे, होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस के 3 थे, जो जावा, पीकिंग और हिडेलबर्ग। इसने पहली बार कुक्ड फूड खाया। अब कुक कैसे किया होगा? आग से। तो कहते हैं फर्स्ट यूज ऑफ फायर किसने किया? होमो इरेक्टस ने। और ये मांसाहारी था, मीट खाता था। और इनमें भी अगर पूछा जाए कि जावा मैन ने किया कि पीकिंग ने या हिडेलबर्ग ने, तो फिर आप आंसर क्या लगाओगे? जावा मैन ने, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर इस तरह के सबूत चाहिए। होमो इरेक्टस के बाद अब ये खाने को चबा के खाने लगा है। सॉरी, चबा तो पहले ही रहा था, अब ये कुक करके खा रहा है खाने को। तो कुक्ड फूड को चबाना ज्यादा पड़ेगा या कम? कम। तो अब चबाना कम पड़ेगा, तो एक और सिग्निफिकेंट ट्रेंड यहाँ के बाद शुरू हो जाएगा। जॉ की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। जब उतना नहीं चबाना है तो जॉ धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। खोपड़ा बड़ा हो रहा है और जॉ छोटा हो रहा है, लेकिन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड कौन सा है? खोपड़ा बड़ा होना। ये बात याद रखना है ना। दोनों ऑप्शन आएंगे, ज्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेंड कौन सा? तो जॉ छोटा हो रहा है क्योंकि अभी खाने को चबाने लगा है। अब पहले आपने देखा होगा जॉ इतना भारी और बड़ा था कि नीचे वाला जॉ आगे निकला हुआ है, ऊपर के दांत पीछे और नीचे के दांत आगे हैं। लेकिन जैसे जैसे जॉ छोटा होता जाएगा ना, तो ये जो नीचे वाले दांत हैं ये पीछे आते जाएंगे। हम लोग के अंदर जनरली क्या होता है? ऊपर वाले दांत ज्यादा आगे होते हैं, नीचे वाले दांत थोड़ा पीछे होते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। कहाँ तक नहीं था? इरेक्टस तक। वहां तक ये था। ग्नेथा, GNATH, ग्नेथ मतलब क्या होता है? जॉ। तो ये सब ना प्रोग्नेथस थे। प्रोग्नेथस मतलब इनके अंदर नीचे वाला जबड़ा आगे है। कहां तक प्रोग्नेथस थे? इरेक्टस तक। और ऊपर वाले दांत पीछे हैं। लेकिन इसके बाद कुक्ड मीट वगैरह भी खाना शुरू कर दिया। और यहाँ से इवोल्यूशन की मेन लाइन में नहीं, पर एक और इवोल्यूशन जो प्लीस्टोसीन के एंड में हुआ, वो था यूरोप में कहीं नियंडरथल की गुफाओं में। होमोसेपियन नियंडरथलेंसिस। सेपियन मतलब होता है सोचने वाला, थिंकिंग मैन। होमोसेपियन। तो होमोसेपियन नियंडरथलेंसिस हमको मिला था नियंडरथल की गुफाओं में। इसमें एक रिमार्केबल सिमिलैरिटी है आजकल के इंसानों से। कुछ अजीब सी बातें, जैसे इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 से बढ़ के कितनी हो गई है? 1400। आजकल के इंसानों में कितनी होती है? इतनी ही होती है। तो ऑलमोस्ट इक्वल टू मॉडर्न मैन। ये आया कब था? ये आया था, याद रखेंगे, 1 लाख से 40,000 साल पहले। मतलब जितना डेटा यहाँ लिखा है ये रट के जाना है आपको। इसमें तो कुछ भी आ सकता है, इसके बाहर से नहीं आएगा। तो 1 लाख से 40,000 साल पहले ये आया था, होमोसेपियन नियंडरथलेंसिस। और इसने कई चीजें ऐसी शुरू करी। ये आइस एज उस टाइम पे ना स्टार्ट हो गई थी। तो ये ना जानवरों की खाल पहनता था, जिससे इसको ठंड नहीं लगती थी। तो इट वोर एनिमल स्किन, और ये मीट खाता था। इसकी मोटी मोटी भौहें थी और झुक के चलता था ऐसे लाठी लेके। तो विद वॉक विद बेंट बैक। यही आएंगे लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपको। ऐसे तो सारे इंसान चलते होंगे, ऐसे तो गांधी जी भी चलते थे। तो मतलब वो रेफरेंसेस थोड़ी थे, लेकिन हाँ, वॉक विद बेंट बैक या लाठी लेके चलता था या मोटी आईब्रोज थी, तो ये होमोसेपियन निएंडरथलेंसिस है। और ये रिचुअल्स में बिलीव करता था, कर्म कांड में। और रिचुअल मतलब जो कर्म कांड है सब उनमें बिलीव करता था। इंसान
और ये भगवान में बिलीव करता था, बिलीव इन गॉड, सोल, आत्मा, ये आत्मा होती है। अगर बेवकूफ बनाना यहीं से शुरू हुआ, मतलब कहाँ से? होमोसेपियन निएंडरथैलेंस। यहाँ से पहले सब कुछ ठीक था, करीब 1 लाख से 40,000 साल पहले। और ये ना हाँ, इसके अंदर एक और चीज हुई, इसमें ना स्पीच सेंटर का डेवलपमेंट हुआ। वर्निकेज एरिया, ब्रोकास एरिया पहली बार। अब बोलना सीख गया ना, तो अब बेवकूफ बनाना इजी हो जाएगा ना, बोलने जो मोटिवेशन अब यूट्यूब पे जाने लगेगा ये। तो अब बोलने से क्या होता है, बेवकूफ बनाना इजी हो जाता है। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो अब तो एक्शन चला था, अब वर्ड्स आ गए, जैसे हमारे देश के नेता सिर्फ बोलते ही बोलते रहते हैं। तो ये बोलने का काम यहाँ से शुरू हुआ। तो होमोसेपियन निएंडरथैलेंसिस को बोलते हैं ये चालाक, ये पहला होमोसेपियन था। सेपियन मतलब सोचने वाला, और सोच कर और बोलने की ताकत मिल गई है तो बेवकूफ बनाएगा। तो ये सब इसने शुरू किया। इसमें कुछ भी आ सकता है। स्पीच सेंटर किसने शुरू किया? आत्मा में कौन विश्वास करता था? और पुनर्जन्म में कौन विश्वास करता था? ये सब चीजें होमोसेपियन निएंडरथैलेंसिस की है। लेकिन इसका इवोल्यूशन की मेन लाइन में रोल पता नहीं चलता, क्योंकि ये बाद में गायब हो गया, खत्म हो गया ये। पर इवोल्यूशन की मेन लाइन में करीब 18,000 से 75,000 साल पहले क्रो-मैग्नन की गुफाओं में हमें एक और फॉसिल मिले, और इनको हम कहते हैं क्रो-मैग्नन मैन, क्योंकि ये क्रो-मैग्नन की गुफाओं में मिले थे। ये है होमोसेपियन फॉसिलिस। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी मॉडर्न मैन से भी ज्यादा है, देखो 1650 सीसी। और इन्होंने ही पहली बार जानवर पालना शुरू किया 15,000 साल पहले। पहला जानवर कौन सा पाला? डॉग। अरे क्वेश्चन आता है ये, फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड, डॉग। ठीक है। सेकंड, गोट, बकरी। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इसने 15,000 साल पहले शुरू किया। और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट इसने 18,000 साल पहले शुरू किए। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट मतलब गुफाओं पे चित्रकारी करना, ये भी होमोसेपियन फॉसिलिस यानी क्रो-मैग्नन ने शुरू किया। और ये भी मांस खाता था, शिकार करता था। लेकिन यहाँ तक ना, क्रो-मैग्नन और होमोसेपियन सेपियन में ज्यादा एक मेन सिमिलरिटी और है। ये दोनों के दोनों कौन है? ऑर्थोगनेथस। क्योंकि इनके अंदर ऊपर के दांत अंदर आगे आ गए और नीचे वाले दांत अंदर चले गए। तो होमोसेपियन फॉसिलिस। और इसके बाद जो आएगा होमोसेपियन सेपियन, डबल सेपियन, यानी ज्यादा सोचने वाला, ये मॉडर्न मैन है। ये आया करीब आज से 10,000 साल पहले। कहाँ पे आया? अफ्रीका में। पहली बार कहाँ इवॉल्व हुआ? अफ्रीका में, ड्यूरिंग आइस एज। ठीक है। और ये ओमनीवोरस है, सर्वाहारी, सब कुछ खाता है ये। और खेती भी इसी ने शुरू करी। कब? 10,000 साल पहले। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी देखो 1300 से 1600 सीसी है। तो ये इसके बारे में कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। और ये भी ऑर्थोगनेथस है। अब खोपड़ा भले ही होमोसेपियन फॉसिलिस का बीच में बड़ा हो गया हो, लेकिन सल्काए और गायराए किसमें ज्यादा थे? हाँ, मॉडर्न मैन में। तो मॉडर्न मैन जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, भले ही बीच में क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ के फिर घटी है। इसी तरह से आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने आपको जब ये वाला चार्ट पढ़ाया था, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रायोपिथेकस से मॉडर्न एप्स कब इवॉल्व हुए? मायोसीन में। पर एक मॉडर्न एप प्लीस्टोसीन में इवॉल्व हुआ। कौन सा वाला? गोरिल्ला। तो गोरिल्ला बाद में आया। गोरिल्ला का खोपड़ा भी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन इंसान के ज्यादा करीब कौन है? चिंपैंजी। इंटेलिजेंट भी ज्यादा कौन है? खोपड़ी बड़ी होने से कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट थोड़ी हो जाता है। ब्रेन में सल्काए और गहराई ज्यादा होनी चाहिए। तो ये है। तो यहाँ पे हमने देखा, ये जो मैंने आपको बातें बताई, सेम, हाँ वही डायग्राम ये भी है, इसमें भी वही बातें लिखी हैं, कोई नई बात नहीं है। उससे वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। पर वही सारी बातें यहाँ पे, अलग अलग तरह के जो जानवर थे, तो अलग तरह के जो ह्यूमंस हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये थोड़ी सी ज्यादा क्लियर है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो इसके बाद होमोसेपियन सेपियन आने के बाद की जो कहानी है, वो है डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन एंड राइज ऑफ ह्यूमैनिटी। मैन, एक के बाद एक इंसान, ह्यूमंस आगे बढ़ते गए, एक सिविलाइजेशन आई, दूसरी गई, फिर तीसरी आई। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? अक्का, ये इजिप्शियन, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो? या मेडिटेरेनियन, मेसोपोटामियन, या ऑक्टोमन एम्पायर? सबसे पुरानी कौन सी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ज्यादा पुरानी है कि इजिप्शियन ज्यादा पुरानी है?
मैं भी भूल गया हूं इसलिए पूछ रहा हूं, इन दोनों में से कोई एक सही है या चाइनीज? सिविलाइजेशन, वैसे तो सबसे पुराना अफ्रीका है, पर वहां कोई सिविलाइजेशन, ये नहीं आएगा क्वेश्चन क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, यूपीएससी में आते हैं या एम्स में आते थे, जब एम्स में जीके आया करती थी, अब नहीं आएंगे मेरे ख्याल से। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ज्यादा पुरानी है, उसके बाद इजिप्शियन आई थी। हाँ, मैं भूल गया यार, मैं कैसे भूल गया? गूगल करके तो कोई भी बता देगा। तुम्हारी जीके कहाँ है? पढ़े पढ़े नहीं हो क्या? हाँ, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो है ना ज्यादा पुरानी, वही सही। चलो। हाँ, होमोसेपियन निएंडरथालेंसिस, ये ना एक्चुअली ये ऑर्थोगनेथस नहीं थे, पर अगर क्वेश्चन आए तो ऑल मान लेना। ये भी प्रोगनेथस भी नहीं थे, इनके दोनों बराबर हो गए थे लगभग लगभग, इसलिए मैंने इनको अलग लिखा। और कोई डाउट इसमें? तो ये हमारा ना ह्यूमन इवोल्यूशन का एक चार्ट है, इसको आपको बनाना है तो बना लो। इसके अलावा और ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ाने का मेरे पास कुछ नहीं है। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, पढ़ाता जाऊंगा, लेकिन आएगा कुछ नहीं नीट में। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो एनसीईआरटी निकालेंगे इवोल्यूशन की, और देखते हैं, मैंने आपसे कहा था ना, उसको बताना मुझे कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई पैराग्राफ का कुछ। बनाओगे? बना लो। बनाओगे तो 10 मिनट लगेंगे, बनाओ उसको आराम से, 10 मिनट बाद पढ़ेंगे। अपना बना लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, याद व्याद भी हो जाएगा। ऐसे फोटो लेना, स्क्रीनशॉट लेना, इससे याद नहीं होता। एक बार तो बनाना पड़ेगा, जिसने बना रखा है वो, इसको बना के ही याद करना है। इनफैक्ट आपको क्या करना है, एग्जाम में जाने से पहले जैसे डायग्राम्स वगैरह अपन बना बना के याद करते हैं ना, इजी हो जाता है। तो इसको लिख लिख के याद किया करो ऐसी चीजों को। बायो में कई चीजों को होता है लिख लिख के याद करना होता है, करते हो नहीं करते हो? तो ये जैसे ये चार्ट है, पीछे वाला चार्ट है, उनको याद कैसे करोगे? बार बार रीडिंग मारोगे उसकी, नहीं होगा यार। एक बार अच्छे से याद कर लो और फिर लिखो उसको पूरा, देखो कुछ मिस तो नहीं हो गया। यही तरीका होता है। बनाओ चलो। बनाता तो अभी 10 मिनट लगते ही ना, अपने पास है बना बना।
बातें तो मर जाते होंगे बच्चे, तो थोड़ा छोटा किया, एडजस्ट किया, उनके एडजस्टेड थे वो बच गए। गलत नहीं कह रहा वो, एक लेकिन एक तुक्का लगा सकते हैं हम कि क्यों प्रोमैग्नेट खत्म हुआ। तो ऐसा ही कोई रीजन रहा होगा या कोई और रीजन रहा होगा, कोई एक जीन कुछ ऐसा होगा जो वीक होगा, या हु नोज। हो गया। हाँ, रामापिथेकस भी अराउंड 13 to 15 MYA ही आया था। मतलब ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस लगभग लगभग सेम टाइम पे थे। पिछले वाले टेबल में हमने लिखा हुआ है ओलिगोसीन में थे कि ईओसीन में थे, किसी पॉप में थे। इसमें देखो, ये दो टेबल 4-5 बार याद कर, बना बना के याद कर लोगे ना, तो बस एक क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। बाकी ह्यूमन एवोल्यूशन तो बहुत लंबा चौड़ा है, और एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। है क्या मतलब, वो एक ही पैरा है। इसमें ज्यादा था थोड़ा सा, जबकि वो इसके बाद आया। झुक के चलने की आदत उसकी ज्यादा थी निएंडरथल की, इरेक्टस से भी ज्यादा। अभी तो उसमें मेंशन किया है। हाँ, इथोपिया देश है, तंजानिया भी देश है, अफ्रीका में। कैपिटल क्या है इथोपिया की, बताओ। इथोपिया की कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा, शायद। देख के बताओ गूगल पे। एडिस अबाबा, शायद, मुझे भी याद नहीं। गलत भी हो सकती है। यही है, तो याद है मुझे। ये वही है, याद रह जाता है पढ़ा हुआ। अच्छा, अब हम एनसीईआरटी खोल लेते हैं। इसमें कैसे खोलेंगे? रिवॉल्यूशन की, हाँ करी है, इसमें होगी ना। कौन सी वाली लीगो की, वो एक किस बेवकूफ ने नाम रखे हैं इसको। हाँ, यही होगी, यही होगी। फिक्स है। ये बना लिया ना पूरा। क्या हो गया? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7।
फिक्स हो गया, वो कट गया। वही आएगी क्या? फिर वही आएगी। ये उसी से पढ़ रहे। ये कहाँ से? क्या बोल? चलो अब इसमें से पढ़ लेते हैं। हाँ, ये तो एक बात पढ़ा ही नहीं मैंने तुम्हें। ये क्या है? किसी ने ब्यूटी प्लस करके इंस्टा पे डाला है आपने? अच्छा, तो यहाँ पे ना इसमें एक लास्ट चीज पहले पढ़ा देता हूँ ह्यूमन एवोल्यूशन की, जो जो क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट में, और जनरली लोग छोड़ देते हैं उसको। वो क्वेश्चन ये रहा। ये तीन खोपड़ियां दिख रही है तुम्हें? पहला, दूसरा और तीसरा। ये क्या दिखा रहे हैं पता है इसमें? ये एक स्कल का कंपैरिजन है, मॉडर्न ह्यूमन का स्कल एक बेबी चिंपैंजी और एडल्ट चिंपैंजी के स्कल के साथ। और जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा नीचे में? तो एक बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो हमारे स्कल के ज्यादा सिमिलर दिखता है एज कंपेयर टू एडल्ट चिंपैंजी का स्कल। इससे क्या समझ में आया? कुछ ना कुछ बाद में चेंज हुआ है ना, ऑन्टोजनी रिपीट्स फाइलोजनी, क्योंकि देखो चिंपैंजी आज भी मिलते हैं, इंसान मिलते हैं क्या? चिंपैंजी आजकल इंसान मिलते हैं? तो ये कौन सा स्पीसीएशन है? ये डाइवर्जेंट स्पीसीएशन। ऐसा तो है नहीं कि क्रोमैग्नन जैसे होमोसेपियन में बदल गया, तो आज क्रोमैग्नन नहीं मिलता है। लेकिन चिंपैंजी से अगर इंसान बने हैं, या चिंपैंजी से पूर्व का पूर्वज था ड्रायोपिथिकस, उससे इंसान बने और उसी से चिंपैंजी भी बना है, तो उनके बचपन की स्टेज में सिमिलैरिटी ज्यादा है, एडल्ट में इतनी सिमिलैरिटी नहीं है। तो ये याद रखना। अब स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी जो है वो ज्यादा है, मतलब हमारे जैसा। देखो आप ये इंसान का स्कल देखो ऊपर, ये इंसान का है, ये चिंपैंजी के बच्चे का है, और ये जो है ना ये बड़े चिंपैंजी का है, ये एडल्ट वाले का है, ये बच्चे का है, और ये जो है, अब बताओ, ये ज्यादा क्लोज लग रहा है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा ना प्रोग्नेथस लग रहा है, सॉरी ऑर्थोग्नेथस। और ये देखो, ये बच्चा से बड़ा ज्यादा खाएगा या जॉ ज्यादा डेवलप होएगा, क्योंकि इसको कुक्ड तो खाना नहीं है। कैसा फूड खाना है? कुक्ड खाना है। बचपन में तो सॉफ्ट फूड खाता था, तो इंसान जैसा दिखता था। देखो, हम तो अभी भी सॉफ्ट फूड खाते हैं, कुक्ड फूड, लेकिन अब ये बड़े होने के बाद इसमें इस तरह का चेंज क्यों आया? कुक्ड फूड थोड़ी मिलेगा ऐसे, हार्ड फूड खाएगा, तो इसलिए ये है। चलो पहले इसी को देख लेते हैं जो हमने पढ़ा था, ऑरिजिन एवोल्यूशन ऑफ मैन। लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 MYA। इसमें कुछ नया हो तो लिख लेना साथ में टेबल में, ऐसा होगा नहीं। ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस एग्जिस्ट करते थे। ये हेयरी थे और गोरिल्ला की तरह वॉक करते थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह वॉक करते थे। ये लाइन हमने लिखी नहीं है वहां, है ना? तो लिख लेना कि ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस बहुत ज्यादा बाल थे इनके शरीर पे, और ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। रामापिथेकस ज्यादा मैन लाइक था, लेकिन ड्रायोपिथेकस ज्यादा एप लाइक था। लेकिन थे दोनों कौन? एप।
कुछ फॉसिल मैन लाइक बोन्स के डिस्कवर हुए इथोपिया और तंजानिया में। ये होमिनिड फीचर रिवील करते हैं। होमिनिड फीचर मतलब क्या होता है? इंसानी फीचर्स, जिससे ये विश्वास उठता है कि 3 से 4 MYA मैन लाइक प्राइमेट्स ईस्टर्न अफ्रीका में वॉक करते थे। हमने 4 MYA लिखा है, आप इसे 3 से 4 मान सकते हैं। मैन लाइक होमिनिड्स पहली बार अफ्रीका में कब दिखाई दिए? 3 से 4 MYA। या वो दिखाई तो किसको दिए, लेकिन हाँ ऐसा मानते हैं। लेकिन अब देखो इन्होंने क्या किया है। दे वर नॉट प्रोबेबली टॉलर देन 4 फीट बट वॉक्ड अपराइट। मतलब ये 4 फीट से कम टॉल थे। कौन? ईस्ट अफ्रीकन प्राइमेट। और 4 फीट से ज्यादा कौन था? इसके बाद वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मतलब ऐसे छोटी छोटी बाल की खाल निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे, आपको एकदम क्लिक ही नहीं होगा यार वो 4 फीट से कम था या ज्यादा था। तो इसमें ईस्ट अफ्रीकन प्राइमेट में और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में डिफरेंस क्या था? एक तो हाइट का और दूसरा डाइट का। ये मांसाहारी थे और ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसा है? शाकाहारी था। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखा हुआ है। और इसके बाद इसका लिखा है 2 MYA ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ये गलत है, पता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस 3 MYA आया था, मैंने वही लिखा है आपको। पर आप चाहो तो उसको स्टार लगा के 2 लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2 MYA ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली वॉक्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। अपन ने वहां पे टेबल में कितना लिखा है? 3 लिखा है ना, तो उसको 2/3 कर दो, 2 से ही मान लेना। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये भी मिलता था। एविडेंस ये शो करते हैं कि हंट करते थे स्टोन वेपन्स के साथ, लेकिन इसेंशियली क्या खाते थे? ये फ्रूट्स खाते थे। इसमें से कुछ बोन्स जो डिस्कवर करी गई थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, और ये जो डिफरेंट बोन वाला क्रीचर था इसको फर्स्ट ह्यूमन कहते हैं, और ये कहलाता था होमो हैबिलिस। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 थी, और ये भी शायद मांस नहीं खाते थे। हमने क्या लिखा है इनको? वेजिटेरियन। एक ही बात है। फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891। ईयर लिख लो यार उसका, फॉसिल कब डिस्कवर हुआ था वही नोट कर लो टेबल में। जावा मैन का फॉसिल कब डिस्कवर हुआ था? 1891 में। ये क्या होगा ना, जब कुछ क्वेश्चन बनाने को होगा ही नहीं एनसीईआरटी में से, तो ऐसे खराब क्वेश्चन बनाए जाएंगे, फिर वो आप कहोगे यार ये तो छूट गया। तो याद कर लेना इसको। 1891 में डिस्कवर हुआ था, और इसने नेक्स्ट स्टेज यानी कि होमो इरेक्टस के बारे में बताया, जो कि कब आई थी? 1.5 MYA। ये मत सोचना कि 1.5 MYA फॉसिल डिस्कवर हुआ था 1891 में, ये आया। उल्टा मत कर देना, उल्टा लिखा आ सकता है। इसके बाद होमो इरेक्टस का ब्रेन थोड़ा बड़ा था। कितनी कैपेसिटी थी? 900 सीसी। बस। अच्छा है, कोई भरोसा नहीं है ना इनका कब खत्म कर दे। होमो इरेक्टस प्रोबेबली ना मीट खाता था। द निएंडरथल मैन विद ब्रेन साइज 1400 सीसी, ये कहाँ रहता था? नोट कर लो, वहां लिखा हुआ नहीं है अपने नोट्स में। ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। निएंडरथल केव्स कहाँ थी? ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। मतलब अपनी टेबल के अलावा कोई बात अगर एक्स्ट्रा है तो बता रहा हूँ। ये क्या करता था? ये खाल पहनता था, हाइड, टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, और अपने अंतिम संस्कार करता था मृतक का। होमोसेपियंस अफ्रीका में अराउज हुए, और फिर दूसरे कॉन्टिनेंट्स में इधर उधर मूव कर गए, और डिस्टिंक्ट रेसेस में बदले, जैसे नीग्रो, मंगोल, चाइनीज, मतलब अंग्रेज। अंग्रेज मतलब वो कॉकेशियन। अब आइस एज के दौरान, कब? 75,000 से 10,000 साल पहले मॉडर्न मैन आया। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट करीब 18,000 साल पहले डेवलप हुए। होमोसेपियन मॉडर्न मैन, है ना। ऐसी एक केव पेंटिंग जो है वो, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन आएगा इस बार। कहाँ मिली थी? भिम्बटेका रॉक शेल्टर। ये बाद में जोड़ा है, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था ये। था क्या पुरानी वाली? इसको जोड़ दो। ऐसी एक केव पेंटिंग जो है भिम्बटेका रॉक शेल्टर में मिली है, रायसेन, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। तो कोई रहा है यहाँ रायसेन? एमपी का कोई नहीं निकला।
कहाँ है रायसेन? पन्ना के पास है ये, पन्ना, मैयर, सतना, उधर ही है कहीं। अच्छा, तो याद रखना मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर कब आया? 10,000 साल पहले, और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो भी हुआ वो ह्यूमन हिस्ट्री की ग्रोथ है और सिविलाइजेशन की डिक्लाइन है। तो ये बहुत छोटा सा पैराग्राफ है जो हमने पढ़ा, और ये लगभग लगभग श्योर है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना है। जो हमने टेबल बनाई है वो प्लस इस पैराग्राफ में। अजीब सी गट फीलिंग वही है कि ये रायसेन वाला क्वेश्चन कभी आया नहीं, दिखा नहीं, या तो ये अभी जुटा है, या अब तक के पीवाई की उसमें मिसिंग है। तो ये कभी आ जाएगा, हो सकता है इसी साल आ जाए कि बिम्ब टेका था, क्या था, जो भी था यार, याद रखेंगे। चलो, अब हम इवोल्यूशन की एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग मार लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पढ़ के आना, तो इसमें आपने भी कुछ लाइनें हाईलाइट करी हैं क्या जो आपको पूछनी है? क्योंकि मेरे को इवोल्यूशन जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया है, मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, अब सिर्फ आपके डाउट्स देखने हैं। और अगला टॉपिक हम मंडे से, ट्यूसडे को है ना अगली क्लास? हाँ, मंडे को कहाँ है? हाँ, मंडे को छुट्टी? तो मेरी तो मंडे को वैसे भी नहीं आती क्लास, मेरी तो ट्यूसडे को आती है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मेरी क्लास तो ट्यूसडे को ही है ना अगली। इवोल्यूशन में ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स वाला थोड़ी पढ़ाएंगे। तो ट्यूसडे को है अगली क्लास, फिर थर्सडे को, और फिर 2 क्लासेस है ना अभी अपनी, ट्यूसडे और थर्सडे। तो हम लोग ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज शुरू कर दें, मतलब इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। इम्यूनिटी वगैरह फिर जो है हम बाद में कर लेंगे, है ना? क्या हुआ? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो आधे बच्चों ने तो करा हुआ होगा। एनिमल टिश्यू कितने लोगों ने करा है? हाँ, आधा करवाया था, उसमें से कौन सा नहीं करवाया था? उसमें से मैंने नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू नहीं करवाए थे। मस्कुलर टिश्यू मसल्स में करा दिया। नर्वस टिश्यू जब नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो करवाया, नर्वस सिस्टम पढ़ाया, करवा दिया था। बोन भी करवा दिया मैंने, बोन के साथ, है ना? अब उसमें से सिर्फ फ्रॉग, अर्थवॉर्म, कॉकरोच ये बचा हुआ है। तो वो तो मैं एनिमल किंगडम के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि डाइवर्सिटी में जो फीचर्स हम पढ़ेंगे ना वो उससे रिलेटेड है। तो इसलिए उसको तो अभी कोई सेंस है नहीं, हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट कर देते हैं, है ना? मॉड्यूल तो है ना तुम्हारे पास उसका, उस पर अगले लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई, आज इसको खत्म तो करें पहले। इसमें तो कुछ पढ़ा था क्या अपन ने? तो बताओ फिर इसमें से क्या पढ़ना है, एक एक लाइन 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 बाय लाइन पढ़ाऊं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। क्या है इवोल्यूशन? इसको समझने के लिए हम बात करेंगे। इवोल्यूशन 2 चीजों में होता है, फ्लोरा में और फौना में, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ है। लाइन होगी तो अंडरलाइन भी कर दूंगा, इससे हो जाएगा ना। हाँ, कहाँ पे क्या? So we must have an understanding of the contextual of evolution of Earth, of stars and universe. ये सब फालतू बातें। What follows the longest in the all the construed and conjectured stories? इसका क्या मतलब होता है? तो ऐसे ही बनाई गई है। कंजेक्टेड स्टोरी मतलब तो तोड़ फोड़ के ऐसी थ्योरी बनाई गई, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। So this is the story of origin of life and evolution of life forms of biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of evolution of universe। मतलब जो कुछ भी हो रहा है, evolution of Earth भी हो रहा है, उसी वक्त evolution of universe भी चल रहा है, दोनों चल ही रहे हैं। और उसी दौरान लाइफ का भी evolution चलने लगा। तो पहले हम इसमें बात करते हैं origin of life। जब हम सितारों को देखते हैं तो हम अतीत में देख रहे होते हैं। क्यों? पता है आपको, फिजिक्स पढ़ा है आपने, है ना? तो स्टेलर डिस्टेंसेस लाइट ईयर्स में मेजर किए जाते हैं। जो हम आज देख रहे हैं दरअसल उसने अपनी जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले स्टार्ट करी होगी।
ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर, और अब हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। लेकिन जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं हमारी इमीडिएट सराउंडिंग में, तो हमको इंस्टेंटली देखते हैं, तो उनको हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, लेकिन दरअसल हम अतीत में झांक रहे हैं, क्योंकि वो जो इमेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पास से। ऑरिजिन ऑफ लाइफ को इवेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अर्थ उसके सामने सिर्फ एक छोटा सा कण है पूरे यूनिवर्स में। बाबा लोग ये सब बातें बताते हैं। यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, 20 बिलियन ईयर को, और क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं, क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट होते हैं, धूल और गैस का गुबार। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ दोबारा लिख दिया इन जी रेस्पेक्ट। बिग बैंग थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है, अटेम्प्ट करती है एक्सप्लेन करने का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये कहती है कि सिंगल बड़ा सा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, इसको फिजिक्स में नापा नहीं जा सकता फिजिकल टर्म्स में, और इसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, तो अब टेम्परेचर गिरेगा ना एक्सपेंशन में, और गिर रहा है यूनिवर्स का टेम्परेचर, पता है कि नहीं पता आपको, एक्सपेंशन मोड में। तो हाइड्रोजन हीलियम बनी पहले, गैसेस कंडेंस हुई ग्रेविटेशन में, और उसके बाद गैलेक्सीज बनी और प्रेजेंट डे यूनिवर्स बना। सोलर सिस्टम हमारा जो है मिल्की वे गैलेक्सी का, ये करीब 4.5 BY आया। कोई नया पॉइंट नहीं है इसमें। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, पता ही है आपको। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया मोल्टन मास से रिलीज हुए, सरफेस को कवर किया। यूवी रेडिएशंस ने हाइड्रोजन और वाटर को ब्रेकअप किया, और हाइड्रोजन तो एस्केप हो गई, जबकि ऑक्सीजन जो थी वो बाकी चीजों से, जैसे अमोनिया और मीथेन के साथ कंबाइन करी और उसने वाटर बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, अदर गैसेज भी बनाई, ओजोन भी बनाई इसने। जैसे जैसे ये कूल हुआ वाटर वेपर, तो इससे बरसात हुई, गड्ढे वाली जगहों पे समुद्र बन गए, और लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ये गलत है, ऑलमोस्ट 4 BY है एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। प्रोसेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्टेड 500 मिलियन ईयर्स अगो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ था 4.5 BY है, और इसके बाद अगले 500 BY है कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने आपको बताया था केमिकल इवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो बेसिकली ना 4 BY लाइफ नहीं अपीयर हुई थी, क्या स्टार्ट हुआ था, केमिकल इवोल्यूशन। क्योंकि बाद में ये अपनी ही बात को काट देंगे नीचे एनसीईआरटी में, खुद ही ऊपर गलत लिखा है, खुद ही नीचे सही भी लिखेंगे, तो हम किसे माने, तो हम इसको जो गलत है उसे गलत माने। तो केमिकल इवोल्यूशन यहाँ स्टार्ट हुआ था, है ना। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि आप बाहर से आई, स्पोर्स के थ्रू आई, डिफरेंट प्लेनेट पे, पैन स्पर्मिया है अभी भी एक फेवरेट आइडिया है, धूमकेतु से आई, एल्गी के फॉर्म में आई, कैसे भी आई। बाद में ऐसा मानने लगा कि सड़ते हुए चीजों से लाइफ आई, जैसे स्ट्रॉ से, मड से, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, सड़ते हुए मीट से मक्खी बन गई वाली। तो लुइस पास्टर ने लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइफ कैन ओनली कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये उसने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। और इफ लाइफ कैन ओनली कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, अच्छा ये इधर भी आ गया, ये इससे नहीं चलेगा, इससे हो गया ना। तो ओपेरिन जो रशिया के, ओपेरिन और जेबीएस हेल्डेन इंग्लैंड का, इन्होंने पहली बार प्रपोज किया कि लाइफ हो सकता है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई हो, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन वगैरह से। ठीक है, चलो छोड़ो, ऐसे ही मत आएगा। और इट वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन मतलब डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना, किनसे, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कंडीशन ऑफ अर्थ क्या थी उस टाइम पे, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनो थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसमें मीथेन अमोनिया वगैरह थी। ईयर्स याद रख लेना, 1953 में मिलर ने सिमिलर कंडीशन से लेबोरेटरी स्केल पे क्रिएट करी, और क्लोज फ्लास्क में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, और मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 की रेशियो में रखी थी। अब इन्होंने लिखा है मीथेन हाइड्रोजन और अमोनिया, यानी रेशियो क्या हो जाएगी, 2:2:1। ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर दिया उन्होंने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन ऑब्जर्व किया। सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स बाद में कंडक्ट किए गए, तो शुगर्स, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट, फैट्स सब बना के दिखा दिया अपन ने।
उसके बाद मेटेओराइट वगैरह जो छोटे छोटे धूमकेतु आके गिरे थे, उनके अंदर भी हमें सिमिलर कंपाउंड्स मिले। इससे पता चला कि ये प्रोसेसेस कहीं और भी हुई हैं स्पेस में, भले ही लाइफ वहाँ ओरिजिनेट ना हो पाई हो। तो विद दिस लिमिटेड एविडेंस, ये लिमिटेड एविडेंस था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंजेक्टर थ्योरी, मतलब ऐसे ही तोड़ फोड़ के बनाई गई थ्योरी, जिसको कि हम केमिकल एवोल्यूशन कहते हैं, इसको मोर और लेस एक्सेप्ट कर लिया गया। हमें बिल्कुल ये आइडिया नहीं है कि पहला रेप्लिकेटिंग मेटाबोलाइट कैप्सूल जो था कैसे आया। पहला नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म जो है, हो सकता है वो 3 बिलियन ईयर्स अगो आया हो। पढ़ा था ना हमने इसके बारे में। और ये क्या था, ये यहाँ नहीं चल रहा है, चलो मजाक। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो था वो कब अपीयर हुआ था, इससे कर लेते हैं तो चलेगा। तो ओरिजिनेट हुआ था करीब 3 बिलियन ईयर्स अगो, ये मैंने आपको बता दिया था। और ये बहुत जाइंट मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर आरएनए, प्रोटीन, ये सब चीजें होंगी। और इनका जो स्ट्रक्चर है ये वाला हम पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, इसमें सारी बातें हम देख चुके हैं। यही था मिलर एक्सपेरिमेंट, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह बने थे। ये कैप्सूल रिप्रोड्यूस दियर मॉलिक्यूल्स, तो हम कोएकरपेट भी कहेंगे, इनसे बाद में बने। लेकिन फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ लगभग 2000 यानी कि 2 MYA, 2000 मिलियन मतलब 2 BYA है ना। तो 2 BYA तक नहीं आया था। क्या नहीं आया था, पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, इसके बाद आया। और ये जो आया ये सिंगल सेल थे, प्रोकैरियोटिक सेल थे। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर इन द वाटर एनवायरनमेंट ओनली, सब पानी में ही बने थे। ये है बायोजेनेसिस का वर्जन। दिस वर्जन ऑफ, अब इन्होंने क्या किया पता है, देखो कितने बेवकूफ। दिस वर्जन ऑफ, या स्पेस छोड़ दिया, और इससे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं कि पढ़ा तो ए बायोजेनेसिस रहे हैं और लिखा हुआ है वर्जन ऑफ अ बायोजेनेसिस। एक स्पेस छोड़ देने से बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाए। ए बायोजेनेसिस है ही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, बायोजेनेसिस थोड़ी है। मैंने भी बोल दिया था दिल्ली में भी, तो ध्यान रखना, ये गलती है इसमें। फर्स्ट फॉर्म लाइफ स्लोली अराइज हुआ थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स, है ना, यही आजकल मानते हैं हम। लेकिन एक बार वो बन गया फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, तो ये कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी जो इवॉल्व हुआ, जो आजकल पाई जाती है, ये बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी, इसको अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने बहुत ही क्रूड वे में कुछ बातें लिखी हैं। जैसे कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर जो है हमारे अलग अलग धर्मों के, वो बताते हैं कि स्पेशल क्रिएशन की एक थ्योरी थी कि हमने डिस्कस करा था ना, भगवान ने, खुदा ने सब चीजें बनाई। इसके 3 कनोटेशंस थे, बताए थे मैंने आपको। पहला क्या था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम आज देख रहे हैं वो वैसे के वैसे ही बनाए गए थे। दूसरा, वो जैसे तब थे वैसे ही अब हैं और आगे भी वैसे ही रहेंगे। और तीसरा, पृथ्वी जो है 4000 साल पुरानी है बस, थोड़ा चेंज किया है उन्होंने इसको, पर ठीक है, ये मान लेना। इसके बाद ये सब आइडिया बहुत स्ट्रांगली चैलेंज हुआ कब, 19th सेंचुरी में। डार्विन ने HMS बीगल जहाज में दुनिया भर की सैर करते हुए ये कंक्लूड किया कि जो आजकल के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग हैं, ये बहुत सिमिलरिटी शेयर करते हैं with varying degree among, not only among themselves but also with the life forms that existed millions of years ago। मतलब हम सब एक दूसरे से सिमिलरिटी शेयर करते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनसे भी करते हैं। इससे क्या समझ में आया कि एक्सटिंक्शंस होते रहते हैं, कई लाइफ फॉर्म्स गायब भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे वो तब थे उतने ही अब। और अलग अलग तरह के एक्सटिंक्शंस हुए हैं। years have gone by as new forms of life arose, नए फॉर्म्स लाइफ के अरोज होता है, पुराने वाले एक्सटिंक्ट हो जाते हैं डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री में। देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एक साथ सब नहीं बने और बनते रहते हैं, पुराने गायब होते रहते हैं। किसी भी पॉपुलेशन, एनी पॉपुलेशन हैज इनबिल्ट वेरिएशन इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पॉपुलेशन में वेरिएशन तो होती है। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विल इनेबल सम टू सर्वाइव इन बेटर नेचुरल कंडीशंस, है ना, वुड आउटब्रीड द अदर्स। मतलब जो आउटब्रीड करेगा दूसरों को, जो लेस इंडोर टू सर्वाइव है सेम कंडीशंस में। कंडीशन तो एक तरह की है, उसमें किसी को फायदा हो रहा है ब्रीडिंग करने में, किसी को नहीं हो पा रहा है। तो
ये है। तो फिटनेस, अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, इसी को हम फिटनेस बोलते हैं। मतलब जो एक सेट ऑफ नेचुरल कंडीशंस में ज्यादा तेजी से ब्रीड कर सके, जो नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा। तो फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या है, अल्टीमेटली क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो जो बेटर फिट है एक इन्वायरमेंट में, वो ज्यादा बच्चे पैदा करके छोड़ेंगे, तो उनके ही ज्यादा बच्चे सर्वाइव करेंगे क्योंकि ज्यादा पैदा किए। तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो इसने इसको नेचुरल सिलेक्शन बोला, और ये कहा कि ये मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अल्फ्रेड वालिस जो एक नेचुरलिस्ट था, उसने मले आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो समझते हो आप, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिटीज है, गल्पागोस भी एक आर्किपेलागो है ना, वहां पे उसने भी एक सिमिलर कंक्लूजन ही इस तरह का ड्रॉ किया था इसी टाइम पे। लेकिन क्रेडिट किसको ज्यादा मिल गया, डार्विन को, क्योंकि उसने नोट्स अच्छे बनाए थे। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकॉग्नाइजेबल। सभी एग्जिस्टिंग फॉर्म लाइफ के जो है वो सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं, कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। लेकिन दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री। कभी कोई और था, कभी कोई और था। इपॉक, पीरियड और एराज में हमने इसको डिवाइड किया है, और इसी के बेस पे जियोलॉजिकल हिस्ट्री से हमने बायोलॉजिकल हिस्ट्री को कोरिलेट किया कि कौन सी रॉक किस एरा या इपॉक में पाई जाती थी, और उस समय कौन से वाले डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती थी। हमने बनाया था ना एक चार्ट, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट, एज ऑफ एम्फीबिया, है ना। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल से बनाया गया है। इससे एक परमिशेबल कॉमन कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अर्थ जो है बहुत पुरानी है, सिर्फ 4000 साल पुरानी नहीं है, लेकिन बिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है। तो क्या है सबूत जिनसे ये पता लगता है कि इवोल्यूशन हुआ था? बहुत क्वार्टर से सबूत आते हैं। जैसे एक आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, जिसको हम कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं वो आपको पता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में सबसे, रॉक तीन तरह की होती है, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। सबसे ज्यादा फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स में होते होंगे, उससे कम किस में होते हैं, मेटामॉर्फिक, विच आर फॉर्म्ड बाय रीअरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जो टूट कर दोबारा बनती हैं। इग्नियस में तो लावा जम जाता है, तो उसके अंदर जो चीज जम गई वो जम गई, वो वैसे ही मिल जाएगी हमें। लेकिन मेटामॉर्फिक रॉक नहीं सुना आपने कभी? टूट गया ना वो, तो फिर रीअरेंज होगा तो फॉसिल चला जाएगा। ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी 8th क्लास में? हाँ, भूल गए। अच्छा, तो फॉसिल जो है हार्ड पार्ट्स होते हैं। हार्ड पार्ट्स ही नहीं होते, कई सॉफ्ट फॉर्म भी होते हैं, कई बार उसके अंदर सांचे में बन जाता है फॉसिल। मतलब ये नहीं कि सिर्फ छाप ही होगी, कई बार बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, कई बार मिनरलाइज्ड पार्ट्स होते हैं, हार्ड पार्ट्स, कई बार सॉफ्ट पार्ट होते हैं, कई बार फीकल मटेरियल को भी हम फॉसिल्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो रॉक्स जो सेडिमेंट बनाती हैं, उनका क्रॉस सेक्शन में देखें तो सेडिमेंट एक के ऊपर एक अरेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। डिफरेंट रॉक सेडिमेंट कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स who probably died during the formation of a particular sediment. Sediment बनते गए, जो मर गए उन्हें दबते चले गए। Some of them appear similar to modern organism. इनमें कुछ जो है हमारे जैसे सिमिलर दिखते हैं। वो क्या है? They are representing the extinct organism, जैसे डायनासोर। एक फॉसिल स्टडी जब डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स में करी गई, ग्रैंड कैनियन में करी थी, तो जियोलॉजिकल वो इंडिकेट करता है कि वो किस जियोलॉजिकल पीरियड में वो एग्जिस्ट करते थे। These studies showed that life forms varied over the time and certain life forms are restricted to certain geographical time only. अच्छा, कुछ लाइफ फॉर्म ऐसे थे जो तब भी मिलते थे और अब भी मिलते हैं, कुछ ऐसे थे जो गायब हो गए हैं, कुछ ऐसे थे जो पहले नहीं थे अब आ गए हैं। तो हर एक का अपना वेरिएशन है, इसमें कोई एक रूल नहीं बना सकते हम। तो न्यू लाइफ फॉर्म्स हैव अरिजन एट डिफरेंट टाइम्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। दीज आर ऑल पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो फॉसिल्स हमने ढूंढे। क्या आप जानते हैं कि फॉसिल की एज कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद करो, कार्बन डेटिंग, हाफ लाइफ, है ना। क्या आप कोई रेडियो एक्टिव डेटिंग वगैरह का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस सबसे अच्छी डेटिंग के लिए इसको यूज करते हैं ये साथ। अब इम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट पे आ गए हैं ये सीधे एवोल्यूशन के। ये अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, याद रखेंगे। इसने कहा कि सर्टेन फीचर्स अमॉन्ग ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आर कॉमन इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ये एब्सेंट होते हैं एडल्ट में, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। जैसे एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग ह्यूमन हैज टू पास थ्रू द सेम स्टेजेस, एंड हमारे अंदर भी कुछ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स वगैरह डेवलप होते हैं, बताया था मैंने आपको यहाँ। बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज में बाद में बंद हो जाते हैं, लेकिन ये मछलियों में ही फंक्शनल रहते हैं।
लेकिन इस प्रपोजल को बाद में डिस्प्रूव किया गया ऑन केयरफुल स्टडी बाय वॉन बियर, क्योंकि वॉन बियर ने क्या बताया कि हैकल जो कह रहा है ये जरूरी नहीं कि एम्ब्रियो कई बार कुछ स्टेजेस से तो एम्ब्रियो पास ही नहीं करता, तो ये हमेशा सही नहीं है। इसके अलावा कंपैरेटिव एनाटॉमी जानवरों की होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन होता है ना 1+2+5 सभी में होता है, उससे मॉर्फोलॉजी से इनसे भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखे गए जो अभी मिलते हैं और जो पहले मिलते थे। इससे हमें ये आइडिया लगा कि ये सब एक साथ किस तरह से इवॉल्व हुए होंगे। फिर यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को यार ऐसे एक दो बार याद कर लेना बना के। इसके अंदर कुछ नहीं समझाया, बस एक टेबल दे दी है कि किस तरह से स्टेगोसॉर और ब्रैकियोसॉर्स जो थे, स्टेगोसॉर से टायरेनोसॉर्स भी बाद में इवॉल्व हुए ही हैं, पर ये कोई एवोल्यूशनरी लाइन भी नहीं दिख रही है, तो इसको कुछ भी समझाना पॉसिबल नहीं है। ये नहीं है एवोल्यूशनरी लाइन, क्योंकि क्रोकोडाइल जो है उस लाइन में, ये अलग लाइन से आ रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ इसमें, ये जो क्रोकोडाइल आ रहा है ना ये इस लाइन में है, जबकि आर्कियोटेरिक्स की अलग लाइन है। ये लाइन आगे जाके एवीज में बदलेगी, तो इसमें से क्वेश्चन आने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। पर इसमें जो भी दिख रहा है उसको एक बार देख के चले जाना, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड रेप्टिलियन क्लासिफिकेशन है कि आपको बताना पड़ेगा सारस जैसी गर्दन वाले को ब्रैकियोसॉर क्यों कहते थे, स्टेगोसॉर को, सौर मतलब छिपकली होता है, आर्कियोटेरिक्स तो आप समझ रहे हो, आर्कियो मतलब प्रिमिटिव, टेर मतलब विंग्स और रेक्स मतलब रेप्टाइल, तो क्रोकोडिलियन। तो ये एक इन्होंने पता नहीं क्यों डाला है, फैमिली ट्री दिया है डायनासोर का, पढ़ जाना एक बार। फिर यहाँ पे अगली चीज जो ये बता रहे हैं नीचे, सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्रेटेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर्स शेयर हुए थे या नहीं हुए थे। जैसे वेल, बैट और चीता, इन सब के अंदर 1+2+5 का पैटर्न होता है बोन्स का, लेकिन फोर लिम्ब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सबके अंदर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलिंजेस होती हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन नीड सबके अलग अलग है, तो काम अलग अलग करते हैं वो सारे। तो इनको हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, और इस तरह के एवोल्यूशन को क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलॉजी क्या इंडिकेट करती है, कॉमन एंसेस्ट्री। कुछ और एग्जांपल है, जैसे वर्टिब्रेट के हार्ट्स, सब हार्ट का स्ट्रक्चर एक होता है, बस चैम्बर्स इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ एग्जांपल प्लांट्स में है, जैसे थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, सॉरी बोगनवेलिया के कांटे, बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के टेंड्रिल, दोनों क्या है, एक्सिलरी पोजीशन से अराइज हो रहे हैं, यानी कि मॉडिफाइड ब्रांचेस हैं, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक में प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं और एक के अंदर सपोर्ट का। तो होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, वेर एज एनालॉजी, एनालॉजी इसका उल्टा होता है, उसमें क्या करते हैं, वो उसकी अपोजिट सिचुएशन है, जहाँ पे कि डिफरेंट ओरिजिन के ऑर्गन्स सिमिलर वर्क करते हैं। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स एक जैसे दिखते हैं, लेकिन बटरफ्लाई के विंग्स तो एक्सोस्केलेटन और बर्ड के विंग्स जो है वो तो फोर लिम्ब पर फेदर्स हैं। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर द रिजल्ट्स ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी हम समझ गए। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर डिफरेंट फंक्शंस एंड hence having similarities are a result of different structures evolving for the same function, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल दिया हुआ है ऑक्टोपस की आई और मैमल्स, या फिर पेंगुइन्स के, डॉल्फिन के या पेंगुइन्स के फ्लिपर्स। तो आई का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि दोनों में अंदर विजन है, लेकिन एक में जो है वो स्किन का है और दूसरे में नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है। पेंगुइन के जो फ्लिपर है वो ट्राइडेक्टाइलिस लिम्ब है, डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं वो पेंटाडेक्टाइलिस लिम्ब है, लेकिन दोनों का काम जो है वो स्विमिंग में हेल्प करना है, डॉल्फिन तो मैमल है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि सिमिलर हैबिटेट्स हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडॉप्टिव फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कोटा में सब कोचिंग कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप से आए, लेकिन एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं ना, यहाँ पे एक सा काम कर रहे हैं, सब एक से दिखते हैं। फिर आगे हमने देखा स्वीट पोटैटो, यानी वही शकरकंद, रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों मिट्टी के नीचे रहते हैं और क्या स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट
सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन एंड जीन्स भी हमें दिखती हैं, सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ये देखो ये 1+2+5 वाला एग्जांपल दिया है इन्होंने। बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज भी पॉइंट करती हैं सेम चीजों को, क्योंकि एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन हो गया या एमाइलेज हो गया, हाइड्रा का एमाइलेज हो चाहे इंसान का, दोनों का काम डाइजेशन ऑफ स्टार्च ही होता है। यही बातें लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने सीधा आर्टिफिशियल ब्रीडिंग पे आ गए कि इंसान ने भी ना सेलेक्टेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ब्रीड किया एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, और बहुत से वाइल्ड एनिमल और क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट किया। इस ब्रीडिंग प्रोग्राम की वजह से भी नई ब्रीड्स क्रिएट हुई हैं, है ना। लेकिन अभी भी वो सेम ग्रुप की हैं। इससे ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि अगर ये कुछ सैकड़ों सालों में इंसान ऐसा कर सकता है तो क्या नेचर ने ऐसा नहीं किया होगा। ये बातें हम कर चुके हैं सारी, है ना। फिर इसके बाद ये लिखते हैं एक और ऑब्जर्वेशन क्या है, इंग्लैंड से आई मौत वाली, इसमें ये बता रहे हैं वही सेम चीज की, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट विंग वाले ज्यादा थे और डार्क विंग वाले कम थे। बाद में क्या हुआ, 1920 में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो डार्क वाले बढ़ गए, प्रपोर्शन रिवर्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ ये हम पढ़ चुके हैं। ये मॉथ्स की वही फोटो है यहाँ। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि प्रेडेटर्स यानी शिकारी जो थे वो कंट्रास्टिक बैकग्राउंड में इजिली मौत को पहचान लेते थे। पॉल्यूशन की वजह से ट्रंक जो है वो डार्क हो गई तो ब्लैक वाले नहीं दिखते। तो वो सारी बात एज इट इज यहाँ लिखी हुई है। तो लाइकेंस मर गए, वो पॉल्यूशन इंडिकेटर थे। ये तो वो जो मैंने पढ़ाया था ना एज इट इज वही लिखा हुआ है इसमें, इसमें और कुछ नहीं है बताने का। आगे की इसमें लास्ट लाइन पढ़ते हैं। This understanding is supported by the fact that in areas where industrialization did not offer, वहां पर मिलेनिक मॉथ्स कैसे थे, कम थे। कौन से ज्यादा थे, व्हाइट वाले, क्योंकि वहां टहनियों पर लाइकेंस ग्रो करता था। तो ये क्या बताता है कि एक मिक्स पॉपुलेशन में जो बेटर अडॉप्ट होते हैं और सरवाइव करते हैं और इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, है ना, वो फिर सरवाइव करते हैं जो बेटर अडॉप्टेड होते हैं। लेकिन कोई भी वेरिएंट कभी भी कंप्लीटली वाइप आउट नहीं होता। इसके अलावा इन्होंने हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड का एग्जांपल दिया, जैसे मच्छर जो थे अब डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए हैं, है ना, अब मरते नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करिए कि एंटीबायोटिक और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक सेल्स क्यों रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, और ये बहुत जल्दी आ रहा है, इन विद इन मंथ्स आ रहा है, सेंचुरीज की जगह। क्यों आ रहा है, क्योंकि जिसका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा उसमें इवोल्यूशन का रेट भी ज्यादा होगा। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। जैसे जो ब्रीड्स हमने तैयार करी या माइक्रोब्स में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमने डेवलप कर दिया है बाय एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये सब एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्शन का। This also tells us that evolution is not a directed process in the sense of determinism. It is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutations in the organism. इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि इसका मतलब ये साबित होता है कि एवोल्यूशन कोई दिशात्मक प्रक्रिया नहीं है जो एक ही दिशा में हो रही है। आप निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते इन द सेंस ऑफ कि इवोल्यूशन एक ही दिशा में होने वाली प्रक्रिया है। इवोल्यूशन एक रैंडम प्रक्रिया है जो किसी भी दिशा में हो सकती है, ये है मैटर ऑफ चांस। और जो इवेंट नेचर में हो रहे हैं वो, और जो मैटर ऑफ चांस संयोग से जो म्यूटेशन आ गए वो, तो इन सब चीजों से मिलकर बनी। स्टोकेस्टिक मतलब जिसका कुछ नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या होने वाला है ना। तो इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म निश्चित तौर पे हम ये नहीं कह सकते। ये लिखा है, लैंग्वेज बेकार में कट इतनी टफ कर रखी है। तो डार्विन जब गल्पागोस गया तो उसने वहां बहुत डाइवर्सिटी देखी। ब्लैक बर्ड्स जिनको डार्विन फिंचेस कहते हैं, इसने उसको बड़ा सरप्राइज किया क्योंकि इनमें सिर्फ चोंच जो थी उसकी डिजाइन अलग थी। सभी वेराइटीज जो उसने देखी ही कंजेक्टेड मतलब उसने तुक्का लगाया कि ये सब ना आइलैंड पे ही बनी है। ओरिजिनल जो सीड ईटिंग वेराइटी जो मेन लैंड से लाई गई थी ना वो अलग थी, और उससे ये अल्टर्ड बी चोंच की डिजाइनों वाली इतनी सारी बनी है। उसमें से कुछ इंसेक्ट भी खाती हैं, कुछ वेजिटेरियन भी हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का फूड अवेलेबल था। तो एक जगह एक तरह की चोंच वाले सक्सेस हुए, दूसरी जगह पे दूसरी तरह की चोंच वाले। फिर ये लिखते हैं कि this process of evolution of different species in a given geographical area, a starting point from a point and literally radiating to other areas of geography, is known as adaptive radiation. तो ये adaptive radiation की definition नीट में पूछ लेंगे as it is. डार्विन फिंचेस इसका एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, मार्सुपियंस। मार्सुपियंस उतने ही डेवलप हुए जितने कि हमारे एशिया में यूथीरिया डेवलप हुए थे।
यहाँ क्यों नहीं हो पाए मार्सुपियन? क्योंकि यूथीरिया उनको खा गए, और वहाँ पे वो अच्छे से डेवलप हुए। एक ही एंसेस्ट्रल स्टॉक से सब डेवलप हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर जब एक से ज्यादा एडॉप्टिव रेडिएशन, ये मैंने आपको समझाया था, एक ही आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में अपीयर होती हैं, तो हम इन्हें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं। बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको? एडॉप्टिव कन्वर्जेंस है, और यही चीज जो है वो पैरेलल इवोल्यूशन है। यही बातें यहाँ पे लिखी हैं, सिमिलर दिखने वाले। फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में मैंने लिखा है, डार्विन की थ्योरी का एसेंस क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। Evolution in natural selection in true sense would have started when cellular forms of life with difference in the metabolic capability originated on earth। मतलब सही सेंस में इवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ होगा? जब अलग अलग तरह के सेल्स बने होंगे। एक ही तरह का सेल बना था ना पहले, तो इवोल्यूशन नहीं हुआ था। फिर सेल भी अलग अलग तरह के बने, कुछ सेलों में कुछ अलग कैपेबिलिटी थी, कुछ सेलों में कुछ अलग। फिर कोई बच गया, कोई सेल मर गया। नहीं आई बात समझ में? तो इवोल्यूशन पहले सेलुलर लेवल पे शुरू हुआ होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आया होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी नेचुरल सिलेक्शन काम किया होगा। फिर ऑर्गन लेवल में भी किया होगा, और आज हमारे ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी कर रहा है। तो इवोल्यूशन हर लेवल पे काम करता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल। तो जितनी शॉर्ट लाइफ साइकिल होगी, उतना तेजी से नए लाइफ फॉर्म्स होंगे, वही लिखा है। और कॉलोनी कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ए growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize the feed component। अब ए बैक्टीरिया के पास वो खाने को यूटिलाइज करने का अच्छा है। अगर एक चेंज इन मीडियम डाल दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जिसके पास ये एबिलिटी है, वही सरवाइव करेगी न्यू कंडीशंस में, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी थी। जिनके पास नहीं थी वो नहीं करेंगे। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर्स। तो ये तेजी से मल्टीप्लाई करेगी और एक नई स्पीशीज के रूप में अपीयर हो जाएगी। ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियाज बहुत छोटे हैं, लेकिन फाउल में या फिश में इसमें हजारों लाखों साल लग जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो बेटर है, फिटनेस जो है बी की वो बेटर है ए से, अंडर द न्यू कंडीशंस। ओल्ड कंडीशंस में ऐसा नहीं था, हो सकता है ओल्ड कंडीशन में ए वाले ज्यादा बेटर हो बी से। तो ये अपने आप, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आ रहा। नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। तो इसका कोई जेनेटिक बेसिस भी होना चाहिए। जेनेटिक बेसिस मैंने आपको बताया था, लीडरबर्ग ने अपनी रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट से दिया था, वो इन्होंने उड़ा दिया है इसमें से। पर वो उसी के बारे में बता रहे थे यहाँ, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो another word of saying is that the some organisms are adopted to survive in an otherwise hostile environment, better adopted। तो ये फिट हो जाते हैं। जैसे पानी में फेंक दिया, तो जिसके पास स्विमिंग वाला जीन था वो बच गया, और बाकी मर गए। पहले पानी में नहीं थे तो पता ही नहीं चल रहा था। तो adaptive ability is inherited, it is genetic basis। ये लाइन याद रखना, फिटनेस is the end result of ability to adopt and get selected by nature। फिर ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये टू की कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन के। फिर लामार्क की थ्योरी के बारे में बताया है, यूज एंड डिसयूज। इसने एक जिराफ का एग्जांपल दिया जिसने अपनी गर्दन खींच खींच के खाई। ये सब, इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाई हो। अब इसमें कोई बिलीव नहीं करता थ्योरी में। क्या इवोल्यूशन प्रोसेस है या एंड रिजल्ट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो परपेचुएटिंग है, रिजल्ट फिर प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। जो आज हम दुनिया देख रहे हैं, ये सक्सेस स्टोरी है इवोल्यूशन की। और व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड, जब हम इस दुनिया की कहानी बताते हैं, तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। लेकिन जब हम पृथ्वी पे लाइफ की स्टोरी बताते हैं, तो हम इवोल्यूशन को एक कंसिक्वेंस की तरह यूज करते हैं ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। तो थॉमस माल्थस ने पॉपुलेशन पे वर्क किया था कि नेचर इंटरफेयर करता है, नेचुरल कैलेमिटी आती है। अब तो टाइम हो गया, इसको अपन, है ना, आप पढ़ लेना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। इसमें हार्डी विनबर्ग वाला मैंने बता ही दिया था आपको। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, है ना। अभी अपन, और ये जो है ना, ये जो ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, इसको आप ना पूरा रट जाना। इसमें जैसे 2000 MYA क्या हुआ था, सीलोकैंथ कब आई थी, ये तो मैंने समझा ही दिया था, ये वाला चार्ट। और फिश विद स्टाउट फिन्स 350 MYA हुआ करती थी।
इसमें जो बातें लिखी है ना, ये आपको पूरी याद रखनी है। और इसमें से अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लो आके। पर इसमें बहुत क्रूड वे में इंफॉर्मेशन दी है, रट के जाना है। और हम एनिमल वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है।